हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आप रेंगवे 27,000 फैक्ट्स बाय खान सर पटना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सार संग्रह, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज पॉइंटर, समान अध्ययन। आप देख सकते हैं कि 1992 से लेकर 2022 तक हमारे गुरुजी खान सर जी ने 27,000 फैक्ट को इंक्लूड किए हैं इस बुक में। अगर इस बुक को हम लोग पढ़ लेते हैं तो एमपी का एग्जाम हो, या तो आरपीएफ एसआई का हो, या तो आरपीएफ कांस्टेबल का हो, या तो ग्रुप डी का हो, या तो एनटीपीसी का हो, सारा कलेक्शन इंक्लूड है। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इस बार कहीं ना कहीं आपका रेलवे में जॉब पक्का है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को, इस बुक को कसम खाते हैं और पूरा खत्म करते हैं। वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, सीधी बात नो बकवास। आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 में पूछा गया प्रश्न। तो 1992 में क्या पूछा गया था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। 1992 में पूछा गया था प्राचीन भारत के इतिहास से, और पूछा गया था बाणभट्ट हर्ष का राज कभी था। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन के राजाओं ने चलाया था। और प्राचीन इतिहास से देखिए आधुनिक भारत से क्या पूछा था। आधुनिक भारत से देखिए क्या पूछा था कि बद्रुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो बद्रुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय क्या था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न क्या पूछा था सक्सेस टीप में, देखिए खान सर क्या दिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा सक्सेस टीप में क्या दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। और कहां हुआ, बंबई में हुआ। इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो बोमेस चंद्र बनर्जी था। अब वन शॉर्ट रिवीजन में आप सुनिए हम मेरे द्वारा। सबसे पहली बात तो ये तो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। और कब हुआ, 1885 में। और 1885 में पता है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन था। कौन था भाई, लॉर्ड डफरिन था। और तीसरी बात ये कि ये हुआ कहां था, तो बंबई में हुआ था। और बंबई में बोला जाए कहां हुआ, तो बंबई में हुआ था गोकुल दास तेज प्रताप महाविद्यालय में। आप पता है दोस्तों, शुरुआत में जब स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो उस समय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, 72। आपसे पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष तो बोमेस चंद्र बनर्जी, अब मुस्लिम अध्यक्ष तो बद्रुद्दीन तैयबजी, और अगर अंग्रेजी अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूंगे। क्या होगा सर, जॉर्ज यूंगे। इतना तमाम बातों को याद रखिएगा, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ये भरोसा है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति का क्रियान्वयन किया था। तो सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल था। क्या था सर जी, डलहौजी क्या था, एक गवर्नर जनरल था। अब पता है कब तक था, 1848 से लेकर 1856 तक था। भारत में जो 16 अप्रैल 1853 को जो ट्रेन चली थी इसी के अधिष्ठा में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। तो ये प्रश्न को भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता। कौन समझौता, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता के एक और नाम से जाना जाता है, दिल्ली फैक्ट के नाम से। अब दिल्ली फैक्ट के नाम से इसलिए दिया जाता है कि दिल्ली में ही यह समझौता हुआ था। तो ये भी प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अगला प्रश्न देखिए क्या है जनाब। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में चारगाह या तो घास स्थल को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। ये तो पूरा पूछा गया प्रश्न है, ये सब बहुत जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे का मानी तो जड़ है सब का। जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा जंगडमरू स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्या पूछा गया था। राष्ट्रपति के द्वारा, सुनिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी चुना जाता है। और अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री योजना आयोग। प्रधानमंत्री योजना आयोग पदेन अध्यक्ष होता है। हाँ जी, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो होगा हमारा देश का प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ध्यान देने वाला सक्सेस टीप में क्या कहा गया है कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो सबसे पहले इसका नाम था योजना आयोग, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च को 1950 में। अब इसका नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। और किसने रखा, तो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आया था आपका अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से क्या आया था, ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आया कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भैया आप जानते होंगे कि एडम स्मिथ बहुत खतरनाक अर्थशास्त्री था, ये इकोनॉमिक था। इसने एक किताब भी लिखा था, बहुत भयानक एक किताब, उनका क्या नाम है, 1776 में, हाँ याद है, 1776 में पुस्तक लिखा था द वेल्थ। क्या था पुस्तक का नाम, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन था पुस्तक का नाम, द वेल्थ ऑफ नेशन था। और ये पुस्तक लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक, ये आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी के व्यवस्था को वर्णन किया गया था इसमें। तो ये बात को भी आप याद करिएगा। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। तो विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है WB, उसकी मुख्यालय कहां है, डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। और एक बात याद रखिएगा, WB की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। और पता है कहां हुआ था, यूएसए में हुआ था। यूएसए का एक
शहर है, क्या नाम है, यूएसए का एक शहर का नाम भूल रहे हैं, क्या नाम है उसका यूएसए का, हाँ ये हेम्पशायर था, हेम्पशायर नाम था। अब पता है डब्ल्यू इसका एक नाम और भी है, इसका नाम बदल के रखा गया था, इसको अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो अंग्रेजी में कहते हैं आईबीआरडी कहा जाता है, इसको आईबीआरडी कहा जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जुलाई में तो स्थापना हुआ 1944 में, लेकिन शुरुआत हुआ था 1946 में। पहली बार शुरू काम करना स्टार्ट किया विश्व बैंक कब, 1946 में। तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न छूट गया था हम लोग से कि दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अक्षय, यानी कि आर्थिक अक्षय कहने का मतलब है धन निकासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन का प्रतिपादन किया था। दादा भाई के नौरोजी से आप हर एक पॉइंट को नोट करके रखिएगा जनाब। देखिए दादा भाई नौरोजी की बात जब भी करेंगे तो सबसे पहले धन निकासन का जो सिद्धांत दिया था, आर्थिक अक्षय यानी धन निकासन का जो सिद्धांत दिया था 1867 में दिया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड, क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा जनाब, क्या नाम है, पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब लिखा, 1867 में। और उन्होंने बताया कि क्या बताया कि हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कितना, 20 रुपया है, कितना है, 20 रुपया। और दूसरा सक्सेस पॉइंट ये है कि आपका कि इसे पता ग्रैंड क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न को याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या होता है, कहां से शुरू होगा, हाँ ये प्रश्न होगा माइक्रोकोंडिया से। देखिएगा ध्यान से, माइक्रोकोंडिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी माइक्रोकोंडिया पर प्रश्न आए तो क्या क्या आ सकता है। एक तो पहला प्रश्न आएगा कि माइक्रोकोंडिया को किस नाम से जाना जाता है, सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। और दूसरा प्रश्न ये आएगा कि माइक्रोकोंडिया से सबसे पहली बात ये होता है कि माइक्रोकोंडिया अधिकांश जितने भी यूकेरियोटिक कोशिका होती है, जितने भी यूकेरियोटिक कोशिका होगी उसमें पाया जाता है। माइक्रोकोंडिया अधिकांश किसमें पाया जाएगा, जो यूकेरियोटिक कोशिका होगा। और तीसरा पॉइंट ये होगा जनाब कि माइक्रोकोंडिया जैसे कि हो जाए जानवर हो गया भैया, पौधा हो गया भैया, कवक हो गया, ये सब में पाया जाता है। और अगला पॉइंट ये होता है कि माइक्रोकोंडिया कैसी झिल्ली होती है, तो याद रखिएगा दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली रहती है, तो दोहरी झिल्ली होती है। ये भी बात को नोट करके रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि माइक्रोकोंडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइक्रोकोंडिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और भी पॉइंट नोट कर सकते हैं माइक्रोकोंडिया के बारे में कि माइक्रोकोंडिया का खोज किया था, किसने किया था, अंकटमैन ने 1862 ईस्वी में। किसने किया था, अंकटमैन ने 1862 ईस्वी में माइक्रोकोंडिया का खोज किया था। लेकिन नामकरण यानी कि माइक्रोकोंडिया जो नाम दिया था 1898 में दिया था, बेंडा ने दिया था। किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। ये भी प्रश्न को याद करके रखिए, माइक्रोकोंडिया से कोई भी प्रश्न आए आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाँ जी, अगला प्रश्न है आपकी, देखिए बट वृक्ष, कौन वृक्ष, बट वृक्ष पादपों के आवृत्तीय बीजीय वर्ग में आता। अभी आप समझिए कि नहीं कि आवृत्तीय बीज क्या होता है, अभी तुरंत आपको समझाते हैं। देखिए आवृत्तीय बीज कहने का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। आवृत्तीय बीज का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म। तो जैसे आवृत्तीय बीज बोलेगा तो आप समझिएगा क्या चीज, एंजियोस्पर्म। क्या समझेंगे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक ऐसा पौधा है जो कि फूल पैदा करता है। क्या पैदा करता है जनाब, फूल पैदा करता है। और देखिए फंगों में क्या करता है, फंगों में अपने बीज को पैदा करता है, फंगों में अपने बीज को क्या करता है, पैदा करता है। तो फूल पैदा करता है और फंगों में अपना बीज को पैदा करता है। और ये एक बात और ध्यान देने वाले कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है एंजियोस्पर्म, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। आप पता लगभग 3 लाख प्रजातियां इसकी पाई जाती है। कहा जाता है कि हरे पौधे जितना भी हरे पौधे उसका 80% पौधा जो है वो एंजियोस्पर्म का पौधा। ये प्रश्न को एकदम याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए मेरे उम्मीद से। अगला प्रश्न देखिए क्या है जनाब, अगला प्रश्न है आपका कि शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। हाँ, शैवाल और कवक नामक जो जीव होता है, लाइकेन का 2 जीवधारी, एक शैवाल है दूसरा कवक है। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, शैवाल के अध्ययन को कहते हैं शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं सर जी, फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी याद रखिएगा। और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। तो याद रखिएगा, नहीं याद होता इसे समझिए, काइको माइको, कोसे कवक कोसे माइको, यानी माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या आता है समझिएगा ध्यान से कि शैवाल में अगार प्राप्त होता है। शैवाल से क्या प्राप्त होता है, अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया ग्रुप में। भैया मोम पुष्प कंगी से प्राप्त होता है। पूछा जाए मोम कहां से प्राप्त होता है, फूल का जो कंगी होता है वहां से प्राप्त होता है मोम। तो ये भी प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था आपका क्या, अगला प्रश्न देखिए आया था, एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न यहां से आया था, क्या आया था सुनिएगा ध्यान। अनशन या तो उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कर्गीय या तो पूर्वावर्ती से शर्करा या तो शर्करा का या तो मधुजन कहेंगे या तो ग्लाइकोजन कहेंगे बनने की विधि, सिंपल समझिए ना सर, शर्करा या तो मधुजन या तो ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या कहते हैं, ग्लूकोजन कहा जाता है। उतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों याद रखे, सीधी बात, नो बकवास।
अगला देखिए पॉइंट क्या होता है, अगला प्रश्न आया था आपका कितना सुंदर। देखिए न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाया जाता है। हाँ, न्यूक्लिक एसिड जो होता है जितने भी जीवधारी है जंतु है सब में पाया जाता है। पाए जाने वाला यौगिक है और जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो याद रखिए न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक। नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद तो सिंपल में चावल जब आप खाते हैं याद कीजिएगा तो कट कट करके खाते हैं, तो कट कट नहीं कटक, ये याद हो जाएगा आराम। तो इतना आसान कहेगा याद नहीं होगा, याद करवा देंगे। कवक से पेंसिलिन प्राप्त होता है। पेंसिलिन एक दवा है, एंटीबायोटिक दवा है। पेंसिलिन किससे बनता है, तो कवक से बनता है। तो कवक से क्या बनता है, पेंसिलिन बनता है। देखिए सक्सेस टीम में हमारे गुरुजी खान सर ने क्या बताया, कवक में संचित भोजन को ग्लाइकोजन कहा जाता है। देखिए कवक में जो भोजन संचित होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किस रूप में संचित होगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा। अगला प्रश्न देखिए खूबसूरत सा प्रश्न, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए WHO कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको हिंदी में क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य, याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। कितना अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न को याद रखिएगा, छूटेगा प्रश्न, कईयों ने छूटने देंगे। चलिए अगला देखिए प्रश्न, एडवर्ड टेंगर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। तो एडवर्ड टेंगर ने किस बम का आविष्कार किया था, हाइड्रोजन। आप हमको बताइए कमेंट में कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। जिनका कमेंट अच्छा लगेगा उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। तो परमाणु बम का खोज किसने किया। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा 1992 में पूछा गया प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दनादन हर एक दिन वीडियो आपको देखना है। आप कसम खाते कि आपको पूरा वीडियो को बना के देंगे और एग्जाम में इससे बाहर कोई भी जीके जीएस नहीं आएगा, गारंटी है।